Hello everybody, I am Arpita Pal, your educator, and I welcome you all to Arpita Sharma classes. In this series, we'll be discussing the very important part of the UPSC CSE examination, which is the Indian polity. So Indian polity holds a very important position क्योंकि हर साल हम लोग देखते हैं कि अराउंड 13 to 15 क्वेश्चंस तो आते ही हैं इंडियन पॉलिटी के, अगर हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग यही एनालाइज करेंगे कि 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी इम्पोर्टेंट या जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जो भी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, हम उनके एनालिसिस करेंगे और सोल्यूशन देखेंगे कि क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं. बट बिफोर बिगनिंग देयर इज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल. Unacademy has launched the T20 Daily Current Affairs Free Test Series for the month of December 2020, wherein you will be able to solve the current affairs based revisionary MCQs daily at 7:30 p.m. thereby reducing your chances of losing marks in prelims 2021 and 2022 by top Unacademy educators, and also you will be getting detailed analysis of the solutions in the quiz by Atish Mathur sir. The test will be taken daily at 7:30 p.m. through which you can daily revise your current affairs preparation. So download the Unacademy learning app, sign in or register yourself, set the goal as UPSC CSE and click on the link given below. Use code ARPITA10 to unlock all the plus features on the app for free. Enroll now. So, हमने अभी क्या डिस्कस किया था कि हम लोग 2010 से लेकर 2010 से लेके हम लोग 2020 तक जितने भी हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं स्पेशली, वो हम लोग इस सीरीज में देखेंगे. सो बिगनिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2010. नाउ the question says, with reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental rights, fundamental duties, and DPSPs. So, which of the above provisions of the Constitution of India is or are fulfilled by the National Social Assistance Program launched by the Government of India? अब जो National Social Assistance Program था, असिस्टेंस प्रोग्राम, राइट. अब हम लोग 2010 का पेपर देख रहे हैं. ये इस जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली 2000 या जो 2010 में जो पूछा गया था, इट वाज इनैक्टेड ऑन 15 अगस्त 1995 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. तो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, एज द नेम सजेस्ट, ये सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था. मतलब जो भी जो सेक्शंस हैं सोसाइटी के विच नीड अपलिफ्टमेंट, दिस प्रोग्राम वाज एम्ड एट द फॉलोइंग, कि भाई जो बहुत सारे योजना आप देखते हैं, जैसे अन्नपूर्णा योजना हो गई या इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स हो गई, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स थी. तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये सोशल असिस्टेंस पर बेस्ड था. और अब अगर हम बात करें कि इन तीनों में से, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स होती हैं, दे आर बेसिकली टू द सिटीजन, प्रोवाइडेड टू द सिटीजन, दे आर नॉट डायरेक्शंस टू द स्टेट. जबकि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द सिटीजन, दे आर द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन. तो वहां पर सोशल असिस्टेंस की बात नहीं हो रही है. पर अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें तो दे आर डायरेक्शंस टू द स्टेट. जैसे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स टू द, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट. तो स्टेट को कह रहे हैं कि आप एक वेलफेयर स्टेट डेवलप करें. तो और ऐसे ही वेलफेयर स्टेट की बात की गई है आर्टिकल में जो डीपीएसपी है. ऐसे ही आर्टिकल 41 की बात करें तो वहां पर कहा गया है कि द स्टेट शुड मेक एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस टू द पीपल. और ऐसे ही जब हम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करते हैं जो कि 1995 में इनैक्ट किया गया था, तो इसमें भी यही कहा गया था कि जो डीपीएसपीज है उनको फुलफिल करने के लिए दिस हैज बीन इनैक्टेड. हेंस द आंसर इज या बी 3 ओनली. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जैसे अभी बात की कि जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है या जो डीपीएसपीज हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फुलफिल करता है सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. सो द आंसर वुड बी 3 only, that is B. Now, next question. The Supreme Court of India tenders advice to the President of India on the matters of law or fact, on its own initiative, on matters of larger public interest. If he seeks such an advice, only if the matters relate to the fundamental rights of the citizens. So, अब question ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस कब कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, या कौन कौन से मैटर्स पे एडवाइस कर सकते हैं.
फर्स्टली ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, कि भाई वो अपने आप ही इनिशिएटिव ले ले किसी भी मैटर पे जो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के बेनिफिट के लिए हो, या फिर अगर प्रेसिडेंट ऐसी एडवाइस मांगे, या फिर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू, या कौन से करेक्ट है क्वेश्चन, या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। सो फर्स्टली अगर हम बात करें तो राइट, तो अब अगर हम बात करें आर्टिकल 143 क्या कहता है, इट गिव्स द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट राय मांग सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, बट इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट कि वो इस केस में वो उनको राय दें या रिफ्यूज करें। वेयर एज ऑफ एनी इशू or any dispute arising out of the pre-constitution treaty, the Supreme Court has to give the advice, but the advice is only advisory in nature. अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन एनी मैटर ऑफ लार्जर पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही एडवाइस दे सकता है बिना प्रेसिडेंट के मांगे? सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नो। इफ ही सीक्स सच एन एडवाइस, द प्रेसिडेंट सीक्स सच एन एडवाइस, करेक्ट। Whereas only if the matters relate to the fundamental rights of the citizens, हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स के ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई बात है तो उस पर भी एडवाइस ले सकते हैं, या फिर कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हुई थी उस केस में भी एडवाइस मांग सकते हैं। सो द आंसर वुड बी एज द थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट वन इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द आंसर वुड बी 2 ओनली। नेक्स्ट, with reference to the Lok Adalats, which of the following statements is correct? So the first statement reads, Lok Adalats have the jurisdiction to settle the matters at pre-litigative stage and not those matters pending before any court. Lok Adalats can deal with the matters which are civil, not criminal in nature. Every Lok Adalat consists of either serving or retired judicial officers only and not any other person. None of the statements above is correct. So, अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि लोक अदालत क्या होती है। So firstly, लोक अदालत, it is basically an alternative dispute redressal mechanism. Alternative dispute redressal mechanism का क्या मतलब है कि जब कोर्ट्स हैं, बिकॉज देखो अब जुडिशरी तो ऑलरेडी वहां पर इतने पेंडिंग केसेस हैं या इतनी ज्यादा बिजी है, बहुत सारे केसेस हैं क्योंकि जुडिशरी के पास, तो इट इज फाइल्ड अप विद अ नंबर ऑफ केसेस। तो लोक अदालत जो है दे आर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की जो कोर्ट्स के अलावा काम करती हैं, दे आर लोक अदालत। अब अगर लोक अदालत की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सारे सिविल, मैट्रिमोनियल, लैंड डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा, दे कैन बी हैंडल्ड बाय लोक अदालत। ऑल्सो कंपाउंडिंग क्रिमिनल केसेस कैन बी हैंडल्ड बाय लोक अदालत एज वेल। तो अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि लोक अदालत कैन डील विद मैटर्स विच आर सिविल एंड नॉट क्रिमिनल इन नेचर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इज कंप्लीटली रॉन्ग। The Lok Adalats are headed by or led by a retired Supreme Court judge plus social activists plus other members who are in legal profession. So, or the third statement reads that every Lok Adalat consists of either serving or retired judicial officers only and not any other person. ऐसा है नहीं, क्योंकि social activists को भी यहाँ पर include किया गया है. So, third statement is also incorrect. Now, Lok Adalats have the jurisdiction to settle matters at pre-litigative stage and not those matters which are pending before any court. जबकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि cases pending in regular courts can also be transferred to Lok Adalats. So, this statement is also incorrect and the answer would be none of the given statements is correct. So, answer would be D. Moving on to the next question. The Instrument of Instructions contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as fundamental rights, DPSPs, extent of executive power of state और conduct of business of the Government of India. Now, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपने अगर डीपीएसपी वाला चैप्टर पढ़ा है तो डीपीएसपी वाले चैप्टर में मैं आपको बता दूं फर्स्ट पेज पर ही आपको दिख जाएगा लक्ष्मीकांत में। एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें भी मिल जाएगा, पर लक्ष्मीकांत में तो डायरेक्टली गिवन है कि अगर आप देखें कि डीपीएसपी में आई थिंक चैप्टर 8 है, अगर न्यू एडिशन की बात करें तो वहां पर जो चैप्टर 8 है उसमें डायरेक्टली गिवन है
इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्द थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया, हु वाज द लॉ मेकर ऑफ इंडिया, या द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नर जनरल्स और गवर्नर्स ऑफ कॉलोनीज ऑफ इंडिया को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे, वही की वही चीज हमने यहाँ पर ले लिया। डीपीएसपी रिजेंबल्स द सेम। तो डीपीएसपी अगर आज बात करें तो इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जबकि पहले दे वर एन इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नर्स ऑफ कॉलोनीज ऑफ इंडिया। सो द आंसर वुड बी ओनली। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक ये तो आपको देखते ही आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each house of the Parliament? The President of India, Speaker of Lok Sabha, Prime Minister of India, Union Finance Minister. Now, अगर हम बात करें तो there are three organs of the state. Legislature, Executive, and Judiciary. और एक जो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होता है इंडियन डेमोक्रेसी में या इंडियन पॉलिटी में, दैट इज दैट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, राइट। सो ये तो बेसिक प्रिंसिपल है, ये तो हम सब जानते ही हैं, ये तो इसके बिना तो आप पॉलिटी समझ ही नहीं सकते कि जो एग्जीक्यूटिव है ही और द एग्जीक्यूटिव ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट को आपको हर बात का जवाब देना होता है, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। अब अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें, so the Finance Commission comes under Article 280, which is a quasi-judicial body, right? So it is a quasi-judicial body जो कि आर्टिकल 280 में अगर आपने देखा हो, फाइनेंस कमीशन वाला चैप्टर पढ़ा हो, तो उसमें डायरेक्टली गिवन है, राइट। पर अब अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें, व्हाट इज द फंक्शन और व्हाट आर द वेरियस फंक्शन, जिसमें से एक फंक्शन हम कह दें कि जो नेट प्रोसीड्स होती हैं, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी डाइल्यूशन होगा फाइनेंसेस का स्टेट के, वो सब फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करते हैं। पर ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन किसको देता है? दैट इज, और द रिपोर्ट बाय द फाइनेंस कमीशन इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, ही फाइनली लेज डाउन द रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट। Report in the parliament. So the answer would be the President of India, because Speaker of Lok Sabha or Prime Minister of India or Union Finance Minister, none of them lays down or basically shall cause every recommendation made by the Finance Commission to be laid before each house of the Parliament, because he is also an executive, the President or the political or permanent executive, they are all the executives of the nation, whereas the executive is responsible to the legislature. So the President of India will lay down the report to the finance or to the both houses of the parliament. This should be there, right? Next, the next question reads, which one of the following is responsible for preparation and presentation of union budget to the parliament? Now, इसको पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या फिर आप जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, वो मेंशन करें कि इज द टर्म बजट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बजट एक टर्म क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किया गया है? अगर नहीं तो फिर क्या वर्ड दिया गया है फॉर द टर्म बजट? मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ द आंसर इज नो। बजट की अगर बात करें तो इट इज नेम्ड एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, बजट शब्द ऐसे यूज नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। सो ये जरूर याद रखिए। नाउ द क्वेश्चन रीड्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट? अब यूनियन बजट अगर हम देखें, अभी हमने देखा था फाइनेंस कमीशन की बात की थी, राइट। फाइनेंस कमीशन की हमने बात की थी ना आर्टिकल 280 के तहत, कि ये जो फाइनेंस कमीशन है वही रिकमेंडेशन ले करते हैं प्रेसिडेंट को, कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी प्रेसिडेंट को जाती हैं, प्रेसिडेंट फाइनली शैल कॉज द रिकमेंडेशन बिफोर द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये तो कमीशन है जो कि बजट के सारे प्रोसीजर्स वगैरह देखेंगे,
बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट होगा, राइट, कि रेवेन्यू होगा, इकोनॉमिक अफेयर्स होगा, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, एक्सपेंडिचर होगा। बट अगर हम बात करें तो द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो किसके अंडर काम करते हैं, नोडल मिनिस्ट्री क्या है, फाइनेंस कमीशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, with reference to the National Rehabilitation and Resettlement Policy 2007, consider the following statements. This policy is applicable only to the persons affected by the acquisition of land for projects and not to the involuntary displacement due to any other reason. This policy has been formulated by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Now, the question is, which of the statements given above is or are correct? Now see, ये जो पॉलिसी आई थी ना, अब क्योंकि 2010 का पेपर है तो नेचुरली हमें उसी के या 2010 के आसपास जो पॉलिसी रिलीज हुई थी उनके रिगार्डिंग की बात करनी होगी। तो जो नेशनल रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी आई थी ना, दैट वाज या इनैक्टेड इन द ईयर 2007। वैसे वो बेसिकली तो बाद में स्टैंडिंग कमेटी के पास भी चली गई थी, तो वहां पर उन्होंने इसको एनालाइज किया था। एंड दिस पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, राइट। तो अब इसका आंसर तो हमें सबसे पहले यही मिल गया कि दिस पॉलिसी हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, व्हिच इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री नहीं है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सेकेंड इज हाईलाइट ऑफ द बिल, या फिर जब बिल आया था उनके क्या बिल था, क्या पॉलिसी थी, दैट वी विल डिस्कस। द रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2007 provides for benefits and compensation to people displaced by land acquisition, purchases or any other involuntary displacement. तो ये बिल बेसिकली किनके लिए था, जिनका भी जो लैंड एक्विजिशन हो गया है या जो परचेज कर लिया गया है, तो या फिर ऐसे होता है ना कि कभी कभी जो गवर्नमेंट है वो जो जमीन लेती है सरकारी काम के लिए, तो जिन लोगों से लैंड लिया गया है उनको कहा गया था कि हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे। ये बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट बिल के तहत कि उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। अब किस केस में, या तो उनका लैंड एक्वायर किया गया है या उनसे खरीदा गया है, या फिर और एनी अदर इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट, या फिर किसी भी केस में अगर इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब वो नहीं छोड़ना चाहते थे पर फिर भी उनको उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया, तब उनको कॉम्पनसेशन दिया जाना था, क्योंकि उनसे उनकी जमीन ली गई है तो कॉम्पनसेशन तो बनता है, दैट इज द राइट ऑफ अ पर्सन, राइट। So the bill creates project-specific state and national authorities to formulate, implement and monitor the rehabilitation and resettlement process. For large-scale displacement, the government shall conduct a social impact assessment. It shall appoint an administrator for rehabilitation and resettlement who is responsible for formulating, executing and monitoring the rehabilitation and resettlement plan. Right? अब हमारे काम का यहाँ पे क्या चीज है? This policy is applicable only to the persons affected by the acquisition of land for projects and not to the involuntary displacement due to other reason. यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि involuntary displacement के केस में भी पॉलिसी एप्लीकेबल थी। जिन लोगों को involuntarily displace कर दिया गया था उनकी जगह से उनको भी compensation मिलना था। So this statement is also wrong. Hence the answer would be D. Neither 1 nor 2 is correct. Next question is, with reference to the consumer disputes redressal at the district level in India, which one of the following statements is not correct? Now, अब अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी, बेसिकली ये इकोनॉमी का भी क्वेश्चन हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ पर हम गवर्नमेंट्स की या फिर उनके डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको पॉलिटी में कंसिडर करेंगे। कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की अगर बात करें, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी या इकोनॉमी की क्लास 10th की एनसीईआरटी देखी होगी आपने, क्लास 10th एनसीईआरटी जो आपने देखी होगी, इसलिए कहा जाता है कि बेसिक जरूर पढ़ें। तो ये इकोनॉमी के क्वेश्चन से भी सॉल्व हो सकता है कि उसमें एक चैप्टर है कंज्यूमर अवेयरनेस, शायद लास्ट चैप्टर ये है कंज्यूमर अवेयरनेस, तो वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। कैसे? अगर हम बात करें कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, राइट। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनैक्ट किया गया था और उसी के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो होगा वो बनाया जाएगा
और फाइनली ये कहा गया था कि एज पर द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन 3 तरह के कमीशन या 3 लेवल पर ये कमीशन स्टैब्लिश किए जाएंगे। सो 3 लेवल्स पे ये कमीशन स्टैब्लिश किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ कोई भी धोखाधड़ी होती है या फिर उनको चीट किया जाता है तो वो जो कंज्यूमर है वो कहाँ पर अपील कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में, जहां पर जो केसेस हैं अगर दे आर डीलिंग विद लेस देन 20 लाख और द अमाउंट जो है जिसका भी फ्रॉड किया गया है या किसी भी तरह से कंज्यूमर को किसी भी तरह से उनको सप्रेस किया गया है या फिर उनके साथ धोखा किया गया है, तो अगर वो केस जो अमाउंट है उस केस का जो भी वो डील कर रहे हैं जिस केस के साथ, अगर इट इज लेस देन 20 लाख तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। इफ द केस डील्स विद अमाउंट ऑफ 20 लाख टू 1 करोड़ देन स्टेट लेवल कंज्यूमर काउंसिल। वेराज अगर नेशनल लेवल कंज्यूमर काउंसिल की बात करें तो वहां पर सिर्फ जो 1 करोड़ से ज्यादा के केसेस हैं या फिर जो भी केसेस हैं वेयर द अमाउंट इज मोर देन 1 करोड़ तो वहां पर सिर्फ वही केसेस जा सकते हैं। तो अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, अ स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। अभी तो हमने ये तो देखा ही नहीं है। फर्स्टली हम देख रहे हैं कि द डिस्ट्रिक्ट फोरम एंटरटेन्स द कंप्लेंट वेयर द वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख। क्या ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 20 लाख की बात हो गई है, तो एक ऑप्शन हमारा सबसे पहले चला गया। नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन अ डिस्ट्रिक्ट इफ इट डीम्स फिट। ये करेक्ट है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ये परमिशन है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट फोरम्स बना सकते हैं, राइट। पर अब अगर हम देखें तो हमें इतना ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमसे तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, एंड सीधे सीधे हमने देख लिया कि जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट, सो आवर आंसर इज डन। बट फिर भी इन ऑर्डर टू डिस्कस इट लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि ये भी कहा गया है कि जो मेंबर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम के उनमें से एक वन ऑफ देम शुड बी अ वुमन and a complaint in relation to any goods sold or any service provided may be filed with the district forum by the state government as representative of the interest of the consumers in general। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, देखते ही आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, which one of the following authorities makes recommendation to the governor of a state as to principles for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayats in that particular state। पंचायत की अगर बात करें तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ था उसमें पंचायत को लीगल सैंक्शन मिला था या फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। सो पंचायत में अगर आप देखें ये भी आपका सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो सकता है। एज इट इज वहां पे लाइन गिवन है that the governor of a state shall every 5 years constitute a finance commission to review the financial position of panchayats। अब ये रिकमेंडेशन जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होंगे वो रिकमेंडेशन गवर्नर को भेजेंगे, कैसे? regarding the distribution between the state and the panchayats of the net proceeds of taxes, tolls and fees levied by the state and allocation of shares amongst the panchayats at all levels। So the answer could be state finance commission। डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन की यहाँ बात नहीं हुई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट की बात नहीं हुई और पंचायती राज मिनिस्ट्री की यहाँ पर बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि पंचायत को ये लीगल या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उनका या कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है कि जो गवर्नर्स हैं दे अपॉइंट स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स और ये जो फाइनेंस कमीशन है वही रेकमेंड करेंगे, जितने भी टैक्सेस का डेवल्यूशन है सब कुछ वो रेकमेंड करेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट को। सो बी वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in India taxes on transactions in stock exchange and future markets are levied by the union or collected by the states। Now the question is if only first statement is correct, if only second statement is correct or both the statements are correct। अब इस क्वेश्चन को, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, उसे कितने अगर आपने अच्छे से पॉलिटी कॉन्सेप्ट से समझे ना तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 269 states that the taxes और इन इंडिया, या ये भी रहने देते हैं, आर्टिकल 269 क्या कहता है? that the taxes on transactions in stock exchanges and future markets are
levied and collected by union and are assigned to the state. Right? ये कहता है आर्टिकल 269. First statement is levied by the union, correct? Is collected by the state? No, because they are levied and collected by the union, whereas assigned to the state. तो collect और levy तो जो है या जो टैक्स लगाना है और कलेक्ट करना है वो तो यूनियन का काम होता है, और ये जो यूनियन है जब वो टैक्स कलेक्ट कर देती है तो वो किसको देते हैं? स्टेट को. So which of the following is correct? Only one. So this is it in this lesson. I'll be back soon with another lesson and we'll discuss the questions of 2011 prelims paper. So I hope you have understood everything. In case of any issue, do mention in the comment section. I'll try to resolve all your queries. Thank you.